17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के सभी सवाल स्पष्ट और डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और जिन बच्चों का एग्जाम आज के बाद है उनको शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जर्मन बाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, यानी 2026 के अनुसार, चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का रैंक कैमा है। तो आपको पता है कैमा रैंक है, तो भारत को 9वां मिला है। और ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में था जिस समय आया था रिपोर्ट। तो ये कैमा है, तो ऑप्शन नंबर सी 9वां। अब नेक्स्ट सवाल पर यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है बाबू कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये कौन, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ देखिए सबसे युवा स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी, स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच हराकर ये जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलियाई महिला ओपन किसने जीता है, ये सवाल आपको बताना है। महिला ओपन किसने बताया है, तो ये जीता है, तो आपको ये सवाल बताना है। और ध्यान ये रखिए कि सबसे पहले ये कितना होता है, 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है। पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद कौन सा ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है। ये कब होता है, तो जनवरी फरवरी में। ये कब होता है, तो मई जून में। और ये क्या है, जुलाई में। और फिर क्या होता है, सितंबर में होता है। तो इस बात को, डेट को याद रखिए और सब कुछ याद रखिए जो बताए हैं सो। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम क्या था। तो पहले तो ये बताइए कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाए कब जाता है, तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। और इस बार 2025 का थीम क्या था, अभी तो 2026 में 1 दिसंबर आया नहीं कि एड्स दिवस मनाया जाएगा। तो 2025 वाला का थीम क्या था, तो बाबू यहाँ देखिए इसका थीम ये का, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ दिया हुआ है कि ओवरकमिंग डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, यानी बाधाओं पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रियाओं क्या है, बदलना। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है बाबू यहाँ पे कि ये देखिए कि मई 2026 में भारत के किस पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य में एकीकृत बहुदेशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो मेघालय। ये कहाँ पर, तो मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और किसने उद्घाटन किया था, तो खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडविया, उन्हीं ने किया था। ये कितना में बना है, तो 132 पॉइंट कुछ करोड़ में बना है। तो 132.33 मान सकते हैं, तो 32.9 करोड़ था, तो 33 करोड़ मान लीजिए। अब कह रहा है बाबू सितंबर 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो पहले ये बात ध्यान रखिए, कौन, ये मेजबानी तो होना है कहाँ पे, तो भारत में। ब्रिक्स 2026 का मेजबानी कहाँ पर होना है, भारत में। कहाँ होना है, तो भारत में। अब ये सवाल कह रहा है 12 से 13 सितंबर को, अब यहाँ पे, और सितंबर मांगा होना है। इससे पहले भारत ने कई बार मेजबानी किया, 2012 में, 16 में, और फिर 21 में, और अभी फिर 26 में। यानी पहले 4 साल पे और फिर अब कितना, 5 साल पे। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सब उसी बात को लिखा हुआ है। कह रहा है कि 24 जनवरी 2026 को 60वें नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है। क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है, तो किया गया नहीं है, बल्कि कहाँ किया जाएगा, तो 24 जनवरी 2026 को 60वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ की गई थी। अच्छा, ये कहाँ की गई थी, तो ये सवाल देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था। झारखंड राजधानी रांची में किया गया था। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखिए बाबू यहाँ पे, तो कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट सवाल अगर देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ये पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है यहाँ कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं से यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। तो पहला महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कौन, पहले स्मृति ईरानी थी, उनकी जगह पर अब कौन आ गई है, तो अन्नपूर्णा देवी। कौन आ गई है, अन्नपूर्णा देवी। कौन आ गई है, अन्नपूर्णा देवी। अभी कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी। पहले कौन थी, इस 2024 में चुनाव से पहले कौन थी, तो स्मृति ईरानी। लेकिन अभी कौन है, अन्नपूर्णा देवी। तो इसके लिए कौन सी योजना चलाई है, तो सी बॉक्स। क्या है बाबू, तो सी बॉक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कर, सी बॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो क्या है नेक्स्ट सवाल कि जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने राजधानी के खातों और बाजार उधारी, यानी ऋण और नकदी शेष के प्रबंधन हेतु किसके
साथ एक विशेष संचालन समझौता संस्था एमओयू एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो कौन संचालन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कह रहा है कि जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने राजधानी के खातों बाजार उधारी ऋण और नकदी शेष के प्रबंधन हेतु किसके साथ एक विशेष संचालन और समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देख लीजिए यहाँ पर कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खातों और उधारी और नकदी शेष यानी कैश बैलेंस के कुशल प्रबंधन के लिए एसबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यानी आरबीआई के साथ क्या क्या है, ऐतिहासिक विशेष संचालन समझौता एमओयू ने लागू किया है। 9 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से क्या हो गया, प्रभावी हो गया है 9 जनवरी से। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी यानी कौन हो गया, आरबीआई। आंसर क्या हो गया, आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी पे। अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार यदि कॉमर्शियल यौन शोषण और तस्करी का पीड़ित नवलिंग है तो दोषियों पर कौन सा कानूनी समायोजन कड़े प्रावधान है? तो अब जो नया ये बार बना है बीएनएस 2023 में क्या है प्रावधान, तो 143 और 144 नवलिंगों से यौन उत्पीड़न क्या है, तो और ये कॉमर्शियल रूप से यानी पर्सनल लेवल पर नहीं, कॉमर्शियल रूप से किया जाएगा। कॉमर्शियल मतलब कि होटल में जो किया जाता है वो उस तरह से अगर व्यवस्था किया जाएगा तो उसके लिए बीएनएस की धारा 2023 में क्या है, तो धारा 143 और 144 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, जहाँ पर होगा वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्या है, बीएनएस 2023 दिया हुआ है। अच्छा बीएनएस 2023 तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बीएनएस 2023 तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू, तो बी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये सवाल ध्यान रखिए कि 44 भी आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत हाल ही में चर्चा में रहा है, तो तक नहीं करना क्या कि नहीं कहता। हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवाद और एक ऐतिहासिक संप्रभुता समझौता का विषय था, तो कौन, तो यूके और मॉरिशस। यूके मतलब क्या है, इंग्लैंड, और क्या है, मॉरिशस। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू। तो अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव करने हेतु मार्च 2026 में संसद द्वारा कौन सा संशोधन कानून यानी विधेयक पारित किया गया है, तो या ट्रांसजेंडर संशोधन संरक्षण अधिनियम। और देख लीजिए कौन सा, तो यहाँ पर देख लीजिए इतना ज़्यादा बड़ा दूर में ऑप्शन कर दिया। कह रहे हैं मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों संरक्षण संशोधन 2026 बिल पारित किया गया है। और ये जब आया था बहुत चर्चा में था, इससे पहले 2019 में भी आया था। आप देखिए बाबू, ये नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पष्ट रूप से सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है, तो SDG 6। इसका आंसर क्या है, SDG 6 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। कल बताए थे जो वो दूसरा था, तो वो वीडियो को देखिए स्पष्ट रूप से, देख कर ही जाइए, बहुत फायदा होगा। कहता हाल ही में आयोजित फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक और किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये क्या है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो बी में क्या कह रहा है, मैग्नस कार्लसन जो स्वर्ण पदक जीते हैं, और भारत के अर्जुन रिगेसी क्या जीते हैं, तो कांस्य पदक जीते हैं। ये सवाल बिल्कुल बहुत रिपीट कर रहा है, तो हल्के में मत लीजिए, मजाक में नहीं। अगर जिस दिन मेरिट आता है तो उस दिन बच्चों को समझ आता है कि कितना मजाक भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए पूरा वीडियो देख कर जाइए, और जितना वीडियो पीछे बचा हुआ है सब देख कर जाना है। मई 2026 में कांग्रेस पार्टी ने किस राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के साथ गठबंधन में सत्ता में वापसी की है, तो आपको पता है ना कि अभी केरला में वापसी की है। कहाँ पे, तो केरला में वापसी की है, ऑप्शन नंबर सी पे केरला में वापसी की है। और बीजेपी ने पहली बार कहाँ सरकार बनाया, तो बंगाल में, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि अगस्त 2026 में सहकारिता मंत्रालय के तहत किस क्षेत्रीय संस्थाओं ने हाल ही में सहकार CBS नामक आधुनिक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपनाया है, तो कौन सा आपको पता है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी ऑप्शन नंबर बी पे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, तो बी पे। आंसर क्या हुआ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट सवाल में यहाँ देखिए
कि कह रहा है मई 2026 में किन भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने कहता माउंट एवरेस्ट पता करने के लिए अपने पहले अखिल महिला पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये आपको पता है ना, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत आईटीबीपी किसने किया है? तो आईटीबीपी और बीएसएफ ने मिलकर किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी पे। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिएगा, अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि वो वही बात लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है मई 2026 में किस पुस्तक को फिक्शन उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा? तो एंजल डाउन्स ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइटर कौन है? यहाँ पर देख लीजिए, एंजल डाउन्स का राइटर कौन है? तो कौन है? डेनियल क्राउस। अभी एग्जाम में ये भी आ सकता है, एंजल डाउन के लेखक कौन है? तो ये डेनियल क्राउस। तो दोनों बात ध्यान रखना है, ये जब इस तरह पुस्तक हो जाता है, प्रसिद्धि पा जाता है, तो उसका राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बाबू, किस संस्था ने हाल ही में भारत की पहली AI संचालित हाइपर लोकल ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और स्वदेशी भारत फोरकास्ट सिस्टम को पेश किया है? तो कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए किसने। अब कह रहा है मौसम विज्ञान IMD ने भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और कहता है NCMRWF के साथ मिलकर भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ब्लॉक स्तरीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IIT पुणे और क्या IMD। तो यहाँ पर तो IIT पुणे ही यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो IMD कहता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD। तो यहाँ IMD दिया हुआ है ना, IMD और IIT पुणे। तो IIM मतलब डी ही है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही है, पुणे दिया नहीं है। तो वही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है वो देखिए, पूरा डिस्कशन पढ़ के जाना है। कह रहा है कि एक पिंड पर 45 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और कहता है उसी दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन कितना 3 मीटर हो जाता है। तो पिंड द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? तो आपको पता है बाबू कि वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। F क्या है? बल, और S क्या है? विस्थापन। तो F यानी 45 न्यूटन बल है और फिर क्या है? 3 मीटर विस्थापन है। तो 45 या 135, ये क्या हो जाएगा? जूल। ऑप्शन नंबर सी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा और ऊपर कर लें। कह रहा है एक वस्तु पर 300 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यदि उसका प्रारंभिक विस्थापन 3 मीटर से 3 गुना कर दिया जाए तो किया गया कुल कार्य यानी वर्गडन कितना होता है? वर्गडन बराबर क्या है? तो क्या है बताएं बाबू? FS cos थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ एंगल दिया नहीं है तो उसको लफड़ा लगाने का नहीं है। तो बाबू कितना? 300 और फिर कह रहा 3 है, लेकिन इसका 3 गुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2700। पहले 300 था, अब कितना? 2700 जूल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी पर। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम ही किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर। 1 वोल्ट के बराबर ही 1 जूल पर क्या होता है? कूलाम। तो WY कहता है यहाँ पर क्या हो गया? 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल यानी वर्क, और चार्ज यानी कूलाम। तो WQ। तो यहाँ पर क्या बाबू, नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो ये बात लिखा भी होगा यहाँ पर। अब पढ़िए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि एक परमाणु द्रव्यमान की संख्या 24 है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 24 है, और कहता परमाणु संख्या 12 है। तो कह रहा है यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी द्रव्यमान संख्या। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्यागने से द्रव्यमान संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 24 के 24 जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक प्रकाश संश्लेषण और भोजन के भंडारण दोनों के लिए जिम्मेदार है? तो कौन? तो यानी कौन सा सरल स्थायी पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण और भोजन के भंडारण दोनों के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पढ़िए यहाँ। पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक। पैरेन्काइमा यानी क्या है? तो मृदु ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी, यानी पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए
कि कह रहा है कि पौधों के जड़ों के शीर्ष भागों तक जल और कहता है उसमें घुले हुए खनिज को कौन ले आता है, तो जल के बात आया तो जाइलम मारी धड़ाक से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगर अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए वो बात पढ़िए आप, क्या कह रहा है, मशीन के गतिशील पुर्जों को घिसने से बचाने के और उनकी उम्र के बढ़ने के लिए पुराना होने से सबसे प्रभावी और सर्वोत्तम क्रिया क्या है, यानी जब मशीन पुराना होने लगता है तो उनके पार्ट पुर्जे घिसने लगते हैं, तो उनसे बचाने के लिए क्या उपाय होता है, तो क्या है, लुब्रिकेंट यानी ग्रीस यानी ऑयल या स्नेहक दे के क्या किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, यानी बचाया जाता है, ठीक है क्या जाएगा, बचाया जाता है। तो क्या दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है या ग्रीस दिया जाता है, जिसे लुब्रिकेंट भी कहा जाता है। तो बाबू अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखें कि क्या है नेक्स्ट सवाल, कि नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, आप यहाँ बहुत गौर से पढ़िए। कह रहा है यदि एक द्रव और एक कांच के ब्लॉक का अपवर्तनांक बिल्कुल समान है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के बीच का संबंध क्या होगा। कह रहा है कि यदि एक द्रव और एक कांच के ब्लॉक का अपवर्तनांक क्या है, बिल्कुल समान है, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के बीच का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, दोनों माध्यमों में समान ही होगा। और क्या होगा, यदि दो अलग अलग माध्यमों यानी कोई विशेष द्रव और कांच का अपवर्तनांक अगर समान है तो उन माध्यमों में प्रकाश की चाल बराबर होता है। अपवर्तनांक बराबर जानते हैं, प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में वस्तु की चाल, तो वही से निकल गया तो अपवर्तनांक, और दोनों का बराबर है तो दोनों का प्रकाश वो चाल बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन सा उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो यहाँ पर कौन सा उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये सवाल है। तो बाबू यहाँ पर देख लीजिए कि ये कई बार हम बताए हैं और इस बात को आपको सब का सब ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें तीन ही बात याद रखिए। क्या है यहाँ पर, तीन ही चीज़ याद रखिए कि एफ एम कहता है यहाँ पे एफ एम और फिर क्या है सी, यानी क्या है फोर फिंगर, और फिर क्या है मिडिल फिंगर, और फिर क्या है लास्ट वाला ये फिंगर जो है। अब यहाँ पर देखिए ना, ये तीनों बात याद रखना है ना कि क्या है फोर फिंगर क्या होता है, तो फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करता है। यही तीन बात याद रखना है कि तर्जनी यानी फोर फिंगर किसको, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ऑप्शन ये किसको बी से डिनोट किया था, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। तर्जनी यानी फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू कि मध्यमा यानी मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है कौन, मिडिल वाला, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के यानी आई को दर्शाता है कौन, मध्यमा। अगर उसके बाद बाबू अंगूठा है जो क्या दर्शाता है, तो चालक पर लगने वाली यांत्रिक बल यानी फोर्स की दिशा को दर्शाता है। तो ये 10 क्लास में लिखा हुआ है, एफएमसी ट्रिक होता है, फादर मदर और चाइल्ड। एफएमसी फादर मदर चाइल्ड, एफ से क्या है फोर्स यानी थंब अंगूठा, और एम से क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर फिंगर दर्शाता है, और चाइल्ड यानी करंट किसको, मिडिल आई वाला करंट दर्शाता है। अब बाबू अगर नेक्स्ट इसको पढ़िए बहुत ध्यान से। अब कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो किसके द्वारा बाबू ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसके द्वारा लिया जाता है, तो ले जाया जाता है किसके द्वारा, था हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो गेंद, एक हैंड्स बॉल 0.6 kg का है, दूसरा क्या है बास्केटबॉल जो 1 kg का है, बिल्कुल समान त्वरण से गति कर रहे हैं, तो किस गेंद में अधिक बल लगेगा। तो ये क्या है बाबू, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन। तो क्या है फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास गुने एक्सेलरेशन। तो बाबू क्या कह रहा है कि दोनों का क्या दोनों पर लगने वाला क्या है, त्वरण समान है, दो बास्केटबॉल बिल्कुल त्वरण समान है। तो अगर त्वरण समान है तो हटा दीजिए, त्वरण काट दीजिए। अब कह रहा है किस गेंद अधिक होगा, तो जो ज्यादा भारी होगा, अब यहाँ एम बचा है तो जो ज्यादा भारी होगा उसमें गेंद में अधिक बल लगेगा। तो ज्यादा भारी कौन है, बी यानी बास्केटबॉल वाला है कि दूसरा, यानी 1 kg वाला ज्यादा भारी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी यानी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी यानी बाबू बास्केटबॉल। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा क्यों नहीं कर पाती है। तो आप जानते हैं ना कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक अयांत्रिक मतलब यांत्रिक तरंगे जिसे क्या कहते हैं मैकेनिकल वेव, और एक होता है अयांत्रिक तरंगे यानी अयांत्रिक तरंगे यानी अन अनमैकेनिकल वेव। क्या है मैकेनिकल तरंगे और मैकेनिकल वेव्स, और क्या है अनमैकेनिकल वेव्स। तो यांत्रिक तरंगे जो होता है बाबू
ये नन मैकेनिकल वेव भी को कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो होता है बाबू, यानी नन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं थी। यांत्रिक तरंगे जो होता है इसको चलने के लिए क्या जरूरत होता है, माध्यम की जरूरत होता है, जबकि अयांत्रिक तरंगे को, नन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि क्यों नहीं चल पाती, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे है। तो यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि को यात्रा करने के लिए कणों यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी, क्योंकि ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं, इसीलिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, तो उसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होता है, वो निर्वात में भी चल देता है। अब कह रहा है बाबू कि जब आयरन यानी Fe किससे रिएक्शन करेगा, तो कॉपर सल्फेट से CuSO4 से, तो विस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या हो जाएगा, तो आप नहीं जानते हैं, FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu। बताए हैं ना कि क्या आपको बताए हुए हैं कि जो अभिक्रिया श्रेणी होता है, अभिक्रियाशीलता क्रम होता है, उसमें पोटेशियम कहता है सबसे ऊपर, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, और फिर क्या है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, उसके बाद कौन आता है, जिंक आता है, फिर लोहा, फिर सीसा। तो जिंक आया, फिर लोहा, फिर सीसा, लेकिन उससे लोहा, जिंक, लोहा, सीसा, फिर कॉपर एकदम हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, तो फिर हाइड्रोजन हो जाता है, सीसा के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद क्या है, चांदी, और सोना, लास्ट में क्या होता है, सोना। तो बाबू जब आप जानते हैं कि क्या है, लोहा ऊपर है, तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो लोहा छीन लिया किसको वाला, कॉपर वाला से, क्योंकि लोहा क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के समान छीन लिया अपने पास लेकर आ गया, कॉपर बेचारा रोते रह गया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ ऑप्शन है लगा लीजिए। अब कह रहा है बाबू कि कह रहा है धातुओं उनके निष्कर्षण और उनके गुणों का अध्ययन कि विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो मेटलर्जी के। किस शाखा के अंतर्गत बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए यानी मेटलर्जी के शाखा के अंतर्गत होता है। तो अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है जब रेत और आयोडीन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो किस प्रक्रिया द्वारा ठोस आयोडीन प्राप्त किया था, किस प्रक्रिया द्वारा ठोस आयोडीन, तो ये क्या है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। अब जानते हैं ना कि आयोडीन पर भी जब ऊर्ध्वपातन क्रिया अपनाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा ही उड़ जाता है। तो ध्यान रखिए, तो यहीं पर यहाँ पर वही है, तो ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा अलग किया जाएगा। अब कह रहा है बाबू कि एक व्यक्ति 5 मीटर पूरब की ओर चला और 12 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो व्यक्ति का कुल विस्थापन कितना है। तो देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब कहता है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो 5 किलोमीटर पूर्व चला। अब फिर कह रहा है 12 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की ओर चल दिया, तो 5 ही चला था, तो 5 वापस आएगा, तो 5 खत्म हो गया। अब कितना बचा, 7, तो 7 किलोमीटर ही क्या हो जाएगा इसका विस्थापन, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच शॉर्टेस्ट बिंदु होता है विस्थापन। तो अगर यहाँ से ये 5 किलोमीटर इधर चला था और फिर अगर वापस लौट के यहाँ पर आ गया, तो ये तो 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कट गया, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ, और यहाँ के बीच कितना दूरी हो जाएगा, टोटल कितना, 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो दो पॉइंटों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वही विस्थापन होता है। अब अगर बाबू नेक्स्ट सवाल यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों को एग्जाम नहीं हुआ उनको शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। और पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और क्या करेंगे कि जितना भी जैसे मैथ का है तो पूरा वीडियो, फ्री वीडियो डालेंगे, और अदर सब्जेक्ट का भी फ्री वीडियो डालेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको कब फायदा रहेगा, आपको कब पता चलेगा, जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-4 लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनका एग्जाम है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।